अब बेसिकली अगर आप किसी रॉ के अधिकारी को उठा के ले जाएं या किसी एम्बेसी के अधिकारी को, जैसे संदीप कपूर को उठा के ले गए, उससे क्वेश्चन पूछे, वो एयरपोर्ट दिल्ली से छुट्टी कौन के उठा बाद, के ले गए? ये ईरान की इंटेलिजेंस के लोग। तो बेसिकली इनको उस टाइम पे स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना चाहिए था। उससे उन लोगों ने पूछने की कोशिश की ये रॉ का यूनिट क्या है, हर एक जानना चाहता है, क्योंकि हर एक कंट्री में इंटेलिजेंस के यूनिट्स होते हैं, वो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। और ये नहीं है किसी कंट्री के अंदर आपका इंटेलिजेंस का यूनिट है तो वो उस कंट्री को अंदर डिस्टर्बेंस करना चाहता है ये, लेकिन वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी के इश्यूज वो देखते हैं। उसके बाद डीबी माथुर को ले गए उठा करके और 72 घंटे उसको एल्बिट प्रिजन में रखा गया। तो ये बेसिकली इसकी वजह से जो हमारी वर्किंग है सारी डिस्टर्ब हो गई। और हमीद अंसारी ने उसके ऊपर अगर एक्शन लिया होता तो शायद हमारी कंट्री का इतना नुकसान ना हो पाता। क्या यह बात हामिद अंसारी जी को पता थी उस वक्त? देखिए, हम एम्बेसडर को सब कुछ पता होती है, उसकी मर्जी के बगैर वहाँ पे कुछ नहीं होता, चाहे कोई रॉ का हो चाहे कहीं का हो। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि वहाँ पे तो दिल्ली वालों को भी पता था, रॉ की अथॉरिटीज़ को भी पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी की नहीं चली, क्योंकि नरसिम्हा राव ने किसी को सुनने की कोशिश ही नहीं की, किसी को टाइम ही नहीं दिया सुनने का। और इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई। और हमीद अंसारी को क्या इस नहीं बात को रॉ के चीफ ने बताया था, नरसिम्हा राव को समझाया था, क्यों नहीं ब्रीफ बताएंगे, किया क्यों था? नहीं बताएंगे जब उनका आदमी यहाँ पे राव उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव ने उनको मिलने से ही मना कर दिया, टाइम ही नहीं दिया। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं। इन मेहमान का नाम पिछले कुछ दिनों से बहुत सुर्खियों में तो पहले भी रहा, लेकिन शायद उतना अटेंशन किसी कारणवश नहीं मिला। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एनके सूद साहब से, जो पूर्व में रा अधिकारी रह चुके हैं और इस समय हामिद अंसारी के बारे में मुखर होकर बोल रहे हैं। सिर्फ इस समय नहीं, इसके पहले भी वो ये हामिद अंसारी के साथ 2.5 से 3 वर्षों तक काम कर चुके हैं। और इसीलिए अब हम इनसे जानेंगे कि हामिद अंसारी के इतने करीब से जान के इन्होंने क्या क्या जाना और अब जनता को ये क्या बताना चाहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपने हामिद अंसारी के साथ कहाँ कितने वर्षों तक काम किया, आप उन्हें कितना करीब से जानते हैं? देखिए, हमीद अंसारी इंडिया के एम्बेसडर थे तेहरान के अंदर, मैं भी उस टाइम पे था। ये वहाँ पे एम्बेसडर थे 1991 से लेके 1993 तक, करीब करीब आप समझिए कि 2.5-3 साल तक थे। तो भी उस पीरियड में ज़्यादातर मैं वहीं रहा और मेरा इनके साथ बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस है। इनका इसलिए नहीं कि मेरे को इनके साथ पर्सनल डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस इस बात के थे कि नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म। जब ये तेहरान में इंडिया के एम्बेसडर थे, वहाँ पे 4 इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स को उनकी ईरान की इंटेलिजेंस ने किडनैप कर लिया। और हमीद अंसारी का जो एटीट्यूड था, बड़ा एक समझिए कि डिस्टर्बिंग एटीट्यूड था। इन्होंने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। इनको चाहिए था कि उनको प्रोटेक्शन देते एज एम्बेसडर। इनकी ड्यूटी बनती थी कि ये जितने भी एम्बेसी के लोग हैं या जो इंडियंस हैं उनको प्रोटेक्शन दें, लेकिन इन्होंने उनको प्रोटेक्शन नहीं दी। रादर उनको कोशिश की किसी न किसी चक्कर में फंसाने की गलती उनकी है। अगर कोई एम्बेसी में काम करता हुआ उसकी कोई गलती हो तो क्या बनता है कि उसको इंडिया वापस भेज दिया जाए और उस पर ऊपर एक्शन लिया जाए। इन्होंने उसके बजाय ऐसा किया कि ईरानियन इंटेलिजेंस के लोग इनको उठा के ले गए, उनसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे और उनको बड़ा परेशान किया। किसी को ड्रग्स दे दिए, किसी को जेल में बंद कर दिया। और अंसारी साहब को वहाँ पे स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए था और उसके बाद इंडिया को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, ताकि इंडियन गवर्नमेंट भी उसी तरीके का रेसिप्रोकल एक्शन ले। लेकिन उस टाइप का काम कुछ नहीं हुआ। चारों लोगों को वापस भेज दिया गया। और उसके बाद गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव की, उन्होंने हमीद अंसारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये जो सारी बातें हैं ये उस टाइम पे प्रेस में भी आई, काफ़ी एक्सपोजर भी हुआ और उस टाइम पे ये कई जगह में क्वेश्चन भी उठाए गए। लेकिन नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड डिफरेंट टाइप का था अब, और इसीलिए जो कुछ भी हुआ। और आज उसके बाद जो दोबारा से इनकी यानी कि हमीद अंसारी की जो कंट्रोवर्सीज आई हैं, इसीलिए ये चीज़ दोबारा से उठ के आ गई, पुरानी चीज़ उठ के आ गई। और उनकी पहले भी स्टेटमेंट्स आई हैं, कभी पीएफआई के फेवर में स्टेटमेंट देते हैं, कभी इंडो अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी इंडिया और पाकिस्तान चलाता है उसके फेवर में स्टेटमेंट देते हैं। और अभी जो कंट्रोवर्सी आई है, इससे ये लगता है कि हमीद अंसारी को पुरानी आदत है इन चीज़ों की। ठीक है सर, आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि जब आप रॉ के अधिकारी के रूप में तेहरान में आप पोस्टेड थे, उस समय ये राजदूत थे। ऐसी कौन सी घटना हुई थी जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी एक्शन नहीं लिया, जबकि स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए था? देखिए, ऐसा है, वहाँ पे तो डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हुई, जो एम्बेसी के लोग थे सारे डिमॉन्स्ट्रेशन करने आए, उनकी वाइफ्स डिमॉन्स्ट्रेशन करने आई। अब बेसिकली अगर आप किसी रॉ के अधिकारी को उठा के ले जाएं या किसी एम्बेसी के अधिकारी को, जैसे संदीप कपूर को उठा के ले गए, उससे क्वेश्चन पूछे, वो एयरपोर्ट दिल्ली से छुट्टी कौन के उठा बाद, के ले गए? ये ईरान की इंटेलिजेंस के लोग।
तो बेसिकली इनको उस टाइम पे स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना चाहिए था। उससे उन लोगों ने पूछने की कोशिश की ये रॉ का यूनिट क्या है, हर एक जानना चाहता है, क्योंकि हर एक कंट्री में इंटेलिजेंस के यूनिट्स होते हैं, वो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। और ये नहीं है किसी कंट्री के अंदर आपका इंटेलिजेंस का यूनिट है तो वो उस कंट्री को अंदर डिस्टर्बेंस करना चाहता है ये, लेकिन वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी के इश्यूज वो देखते हैं। उसके बाद डीबी माथुर को ले गए उठा करके और 72 घंटे उसको एलबी प्रिजन में रखा गया। तो ये बेसिकली इसकी वजह से जो हमारी वर्किंग है सारी डिस्टर्ब हो गई। और हमीद अंसारी ने उसके ऊपर अगर एक्शन लिया होता तो शायद हमारी कंट्री का इतना नुकसान ना हो पाता। क्या यह बात हामिद अंसारी जी को पता थी उस वक्त? देखिए, हम एम्बेसडर को सब कुछ पता होती है, उसकी मर्जी के बगैर वहाँ पे कुछ नहीं होता, चाहे कोई रॉ का हो चाहे कहीं का हो। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि वहाँ पे तो दिल्ली वालों को भी पता था, रॉ की अथॉरिटीज़ को भी पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी की नहीं चली, क्योंकि नरसिम्हा राव ने किसी को सुनने की कोशिश ही नहीं की, किसी को टाइम ही नहीं दिया सुनने का, और इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई। और हमीद अंसारी को क्या नहीं बात को रॉ के चीफ ने बताया था, नरसिम्हा राव को समझाया था, क्यों नहीं brief बताएंगे, किया क्यों नहीं बताएंगे जब उनका आदमी यहाँ पे उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव ने उनको मिलने से ही मना कर दिया, टाइम ही नहीं दिया। तो ये बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि शायद रॉ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उसको टाइम नहीं देगा और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उसको अटेंशन नहीं देगा तो क्या करेंगे? क्योंकि ये कंट्री कोई, हम जैसे आप रॉ की बात करें, रॉ कोई ISI नहीं है जो अपनी कंट्री में अपने प्राइम मिनिस्टर के बगैर भी काम करती है। हमारी कंट्री के अंदर एक डिसिप्लिन है, चाहे हमारी आर्मी है चाहे एजेंसीज हैं, वो तभी काम करेंगी जब उनको गवर्नमेंट कहेगी, या अगर गवर्नमेंट नहीं कहेगी तो चुपचाप बैठी रहेंगी। अगर हमारी कंट्री में अटैक हो जाता है और उसके बाद अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप इसका रिप्लाई नहीं देंगे, जैसे आप देखिए पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी करता था, बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स को मारता था, तो जो पीछे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हो चाहे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट हो, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो आर्मी क्या करेगी? आर्मी को पावर ही नहीं थी। जब वहाँ से बम्बार्डमेंट होती थी तो दिल्ली से परमिशन लेती थी आर्मी, उसके बाद ही काम शुरू करती थी अगर परमिशन मिलती थी। तो बेसिकली क्या है कि डिपेंड करता है गवर्नमेंट कैसी है। इंदिरा गांधी के टाइम में बड़ी पावर्स थी, बड़ा कुछ था, क्यों उसीलिए काम होता था, चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। और आज जब से PM मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तब से वो हर एक को अटेंशन देते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक रियलिटी है, और हर एक को एक स्पेसिफिक जगह मिलनी चाहिए। हर एक का काम करने का तरीका अलग है, उसके एरिया ऑफ फंक्शंस अलग हैं। बिल्कुल। नया किरदार एक जुड़ गया है हामिद अंसारी के कंट्रोवर्शियल केसेस में, नुसरत मिर्जा जी, उसने भी आरोप लगाए। पहले हामिद अंसारी की तरफ से सफाई आई कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे कभी नहीं मिला हूँ। उसके बाद तस्वीर जारी हुई जिसमें वो एक मंच पे बैठे दिखे बतौर अधिकारी, रॉ के अधिकारी। आप क्या समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ये सच है? देखिए बेसिकली पहली बात तो नुसरत मिर्ज़ा ने कहा कि मैं इंडिया आया, और उसके बाद उसने ये कहा कि मुझे 3 जगह का वीज़ा मिलना था, 7 जगह का वीज़ा मिला। देखिए, एक हमारी कंट्री के अंदर वीज़ा पॉलिसी है और पाकिस्तान के बारे में वीज़ा पॉलिसी बड़ी क्लियर पॉलिसी है, और जो वीज़ा दिया जाता है वहाँ की हाई कमीशन के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई पाकिस्तानी लंदन में बैठ के वीज़ा भी मांगेगा तो हम इंडियन हाई कमीशन जो पाकिस्तान है उससे क्लियरेंस लेके वीज़ा देंगे। अब इस आदमी को वीज़ा मिला, पहली बात तो स्पेशल वीज़ा मिला क्योंकि इसको परमिशन मिली 7 जगह जाने की, 3 के बजाय। और दूसरी बात यह है कि इसको मल्टीपल वीज़ा मिले, 5 बार आया, और किसी पाकिस्तानी को ऐसे वीज़ा नहीं दिया जाता। अगर इसको स्पेशल फैसिलिटी मिली है इसका मतलब इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, और इन्फ्लुएंस है किसी पावरफुल आदमी का। अगर कोई एम्बेसी का ऑफिशियल इस तरीके से वीज़ा दे देगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, और कोई अपने तरफ से ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसी वायलेशन नहीं करेगा, जबकि ऊपर से डायरेक्शंस हो तभी होगा। और अगर इसने ये कहा कि मैं इंडिया में आया, चेक हो गया कि इंडिया में आया था, कॉन्फ्रेंस में आया था, वो भी चेक हो गया, और इसके बाद जैसे इसने कहा कि मैं 7 जगह गया था, वो भी चेक हो गया। तो इसके बाद इसने अगर हमीद अंसारी का नाम लिया तो उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का अरेंजमेंट किया था उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि हमीद अंसारी के ऑफिस से उनको डायरेक्शन आई थी। हमीद अंसारी अपनी तरफ से लिख के नहीं देगा, लेकिन अपने चाहे जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे कहलवाएगा, या डायरेक्टली फ़ोन करके किससे बात करेगा। कुछ लोग कहते हैं जी इसका रिकॉर्ड दो। अब 12 साल पहले की जो बात हुई है उसके पास किसी ने रिकॉर्ड रखा होगा? ये फालतू की बातें कुछ लोग करते हैं, लेकिन जो इसने नुसरत मिर्ज़ा ने बात की है, मैं सोचता हूँ कि उसकी बात में पूरा दम है, उसकी बात में सच्चाई है, और जो सारी उसने बातें की हैं फैक्ट्स के साथ की हैं, जो फैक्ट्स कंफर्म भी हो गए। तो ये ज़रूर है। लेकिन दूसरी एक और डिस्टर्बेंस की बात की आती है कि इंडिया के अंदर जब PM मोदी की गवर्नमेंट आई थी मई 2014 में, उससे पहले यहाँ पे जगह जगह में टेररिस्ट अटैक होते थे, हर एक सिटी में होते थे, पुणे में भी हुए, दिल्ली में भी हुए, लेकिन और वो इसीलिए होते थे
कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उनकी वीज़ा पॉलिसी ठीक नहीं थी, पाकिस्तानियों को वीज़ा देते थे, अंदर सिक्योरिटी उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और तीसरी बात ये है कि जब से पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई है उन्होंने वीज़ा पॉलिसी पे कंट्रोल कर दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़्यादा पावर दे दी, स्ट्रेंथन कर दिया, उनकी बात सुननी शुरू कर दी। इसीलिए उनके आने के बाद यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक थे इंडिया के अंदर वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में कन्फाइन हो गए, और जो वो भी अटैक हुए वो भी रिपोर्ट किए गए थे, चाहे पठानकोट हो, चाहे आपका उरी का अटैक हो, इन सब की रिपोर्टिंग थी। और नेचुरली बात होती है, आपके पास यहाँ 10 जगह अटैक होंगे तो आप 8 की रिपोर्टिंग देंगे, 2 मिस भी हो जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, राज्यसभा सभापति रह चुके हैं, एम्बेसी भी रह चुके हैं, कैसा एटीट्यूड था हामिद अंसारी साहब का इंडिया को लेके, भारत को लेके? देखिए, जगह जगह चाहे पीएफआई के बारे में स्टेटमेंट देते हैं। अब बेसिकली जब ये राज्यसभा में थे वहाँ पे भी कुछ कंट्रोवर्सी थे, लेकिन मैं उन चीज़ों की बातें नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बेसिकली जिस तरीके से उपराष्ट्रपति रहते हुए जिस तरीके से नुसरत मिर्ज़ा को बुलाया। अब कुछ लोग कहते हैं नुसरत मिर्ज़ा कोई ऐसा खास आदमी नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि नुसरत मिर्ज़ा जो इंडिया में आता था वो आईएसआई कहने पे आता था, और आईएसआई इंडिया के अंदर उनको फ्री हैंड था। फ्री हैंड था, कहीं भी वो टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं। और अगर ये इंडिया में आया और 7 जगह घूमने गया, सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वहाँ जाके कुछ लोगों से मिला होगा। और नुसरत मिर्जा ने कॉन्फ्रेंस अटैक किया था 26/11 के कुछ ही महीनों बाद जी जी। और देखिए, उसके बाद ये जगह जगह में गया, तो वहाँ पे हो सकता है जो पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हों उनको जागरूक करने के लिए गया हो, उनको पैसा देने के लिए गया हो, या उनको डायरेक्शन देने के लिए गया हो, और यही पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज इसको 7 जगह घूमने की क्या पर्पस थी? और ये इसने कहा है कि मैं आईएसआई कहने पे गया। तो जितनी भी सारी बातें हैं ये कन्फर्म्ड है और बड़ी सीरियस बातें हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये केस तो 1992 में हुआ था, या यानी कि जो अंसारी वाला केस है अब क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, उस टाइम पे ऐसा था कि जो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पता थी, इवन रॉ को पता थी, इवन फॉरेन ऑफिस को पता थी, और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर उनको पता थी। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, दबा दिया गया। उसके बाद कांग्रेस ने इनको, और कांग्रेस पार्टी उनको भी पता थी, उसके बाद इन्होंने इसको उपराष्ट्रपति बना दिया। कोई इसमें क्या कर सकता है? कोई आकर के किसी को चैलेंज नहीं कर सकता। और उसके बाद इनको 2 टर्म का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। और बेसिकली ये चीज़ें तब उठी, एक आर.के. यादव, उन्होंने किताब लिखी थी, वो भी एक्स लॉ ऑफिसर हैं। उन्होंने कब लिखी थी? शायद 2011-12 में लिखी। उसमें उन्होंने पूरा विवरण दिया इस इंसिडेंट का भी, हमीद अंसारी के साथ जो भी इन्होंने तेहरान में किया। और लेकिन क्या है कि ये एक रिकॉर्ड में तो रह गया। और मैंने तब इसको रेस किया कि जब मैं गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर हो गया, और उसके बाद जब हमीद अंसारी की एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई, मैंने तब एंटी इंडिया स्टेटमेंट में जैसे बहुत कुछ कहा इन्होंने। जैसे इन्होंने पार्लियामेंट जब रिजाइन करते हुए जब ये रिटायर हो रहे थे, तब भी इन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया। माइनॉरिटीज़ को तंग किया जा रहा है। आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, आपने इस कंट्री से कितना फ़ायदा उठाया, कितना आप यहाँ पे कमा गए, कितना आपने यहाँ पे अपने आप को पाया, उसके बाद आप कहते हैं कि इस कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ को तंग किया जाता है। क्योंकि आपको जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इसने आपको प्रेसिडेंट नहीं बनाया। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती तो ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट भी बनाती। अब बेसिकली लोग कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो। अब देखिए, मैं आपको कम से कम 1000 ऐसे इंसिडेंट दे सकता हूँ जहाँ पे जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चाहे आप कोई भी केस लगा लीजिए, चाहे आपका जैसे पाकिस्तान के से जो ट्रेन आती है उसमें अटैक हुआ, उसमें बम ब्लास्ट हुआ, तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया? ये हिंदुत्व का अटैक है। वो गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड ही ऐसा है। अब गवर्नमेंट को तो ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे बॉर्डर में सोल्जर्स को मारा जाता था तो क्यों हमारी आर्मी को परमिशन नहीं दी जाती थी कि एक्शन ले? और यहाँ पे अगर हमारी आर्मी के लोग ये डिमांड करते थे कि हमें जूते चाहिए, हमें बुलेट प्रूफ वेस्ट चाहिए, हमें बुलेट प्रूफ, हमको हेलमेट चाहिए, वो नहीं लेके देते थे। अगर वो नाइट विजन इक्विपमेंट मांगते थे वो नहीं मिलता था। एक प्रश्न आपसे और लूँगा, जिस तरह से ये आरोप लग रहा है, नुसरत मिर्जा ने आरोप लगाया, पीएफआई कनेक्शन सामने आया, उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें भी लिख दिया कि मुस्लिम भारत में असुरक्षित हैं, और जैसे आप बता रहे हैं कि अधिकारियों को किस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती, तो क्या लगता था कि भारत में उपराष्ट्रपति बनने के बाद हामिद अंसारी के लिए राष्ट्र नहीं बल्कि धर्म प्रधान था? देखिए, बेसिकली राष्ट्र इनके लिए अगर प्रधान होता तो जब ये ईरान में थे वहाँ लोग किडनैप नहीं होते। अगर उनको नेशन का ख्याल होता तो ऐसा काम नहीं होता। अब देखिए, इनको जो इनकी जो एक लीनिंग है, मुझे लगता है कि 1947 में जब यहाँ पे इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इनकी ट्रेन मिस हो गई। इनका पाकिस्तान प्रेम है, पाकिस्तान बार बार जाते भी रहते हैं। तो ऐसे चीज़ें, एक वो जो आदमी 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहा उसको कहनी नहीं चाहिए। उसने पूरा फ़ायदा उठाया देश का, देश से उसने बहुत कुछ कमा लिया, इज्जत भी कमा ली। अगर आज पाकिस्तान जाएं, देखें क्या होता है। पाकिस्तान जाएंगे तो ये मुहाजिर कहलाएंगे, पाकिस्तान में इनको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इनकी पूछ है। लेकिन कईयों को क्या होता है, उनको इज्जत रास नहीं आती। वही केस है हमीद अंसारी का।
ये तरह इतना सम्मान मिलने के बाद भी भारत को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, जगह जगह बदनाम करते हैं। आप अमेरिका जाकर के इंडियन अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ के स्टेटमेंट देते हैं जो पाकिस्तान के आईएसआई चलाते हैं, आप पीएफआई को स्टेट में यहाँ पे वो देते हैं। बेसिकली क्या है कि मुस्लिम्स को यहाँ स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई, इस कंट्री के अंदर स्पेशल स्टेटस दिया गया और उनको एक माइनॉरिटी का स्टेटस है, जबकि वो माइनॉरिटी है नहीं। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की और अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और ये कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर बंटवारा हो जाए, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम वो एक आपस में लड़ने लग जाएं। ये जो एटीट्यूड है हमीद अंसारी का वो बड़ा डिस्टर्बिंग है। और उसके साथ ये कहेंगे कि अगर ये किसी पाकिस्तानी को ये रिकमेंड करते हैं कि उसको वीज़ा दिया जाए और वो पाकिस्तानी वीज़ा लेने के बाद उसने कहा कि मैं यहाँ पे आईएसआई कहने पे आया था, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आदमी जो यहाँ पे आया वो हमीद अंसारी के नॉलेज में होगा कि वो पाकिस्तान क्यों इंडिया क्यों आना चाहता है, क्यों उस आदमी को 3 से 7 सिटीज़ का वीज़ा दिया गया। और नेचुरली बात है कि ये किसी की परमिशन या किसी के डायरेक्शन पे दिया गया और सारी जो उंगली उठती है वो उठती है हमीद अंसारी की तरफ। मैं एक बार आपको सुन रहा था, आप कुछ बता रहे थे कि भारतीय तिरंगे का भी सम्मान नहीं करते देखिए थे। बेसिकली मैं कई बार देखा कि जैसे ईरान में पोस्टेड थे, वहाँ पे दिवाली का फंक्शन मनाया जाता है, हर एक एम्बेसी में मनाया जाता है, तो ये उस फंक्शन को स्किप कर गए, आए नहीं, दिवाली के फंक्शन में नहीं आए। अब यहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर ओबामा आए थे तो 26 जनवरी की बात थी 2015 की, वहाँ पे सब इसको सलूट कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, ओबामा कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उसको सलूट नहीं किया। इनके लिए हमारे कोई झंडे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, इससे यही लगता है। अच्छा सर, ये जिस तरीके से आरोप लग रहा है, अब क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सब निराधार है, बीजेपी जब से आई है तब से धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है और वो यही चाहती है, इसीलिए अपने सम्मानित पद पे रहे उपराष्ट्रपति पद पे रहे व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का जो इशू उठा रहा है वो तो हमीद अंसारी उठा रहा है और बेसिकली मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन ले पाएगी। अगर गवर्नमेंट के पास कुछ लोग ये कहते हैं गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ऐसी चीज़ें वो चीज़ें, यहाँ तो लाखों चीज़ें उठ जाएंगी। हमारी कोई एजेंसीज के पास ऐसी तो चीज़ है नहीं, बड़े बड़े आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं। हम अगर आज इस टाइम पे बैठे हैं तो हमें मिलिटेंसी पे ध्यान रखना पड़ता है। इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज में अगर ऐसी चीज़ों में देख लेंगे या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में, तो उनकी पावर उनकी उनकी जो एक यहाँ पे कम से कम 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा हमें एम्प्लॉयर रखने पड़ेंगे और उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है और फिर गवर्नमेंट किसी चीज़ में कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहेगी, मैं सोचता हूँ। और चौथी बात ये है कि इंडिया का लीगल सिस्टम ऐसा है कि इसमें अगर इंक्वायरी करके 10 साल लग जाएंगे तब तक लोग चल बसे होंगे। तो लेकिन क्या है कि यहाँ पे जिस तरीके से मीडिया ने या बीजेपी ने इशू उठाया वो उठाना ज़रूरी भी था, ताकि ऐसे आदमी जो इंडिया के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक्सपोज किया जाए, पब्लिक को उनकी सच्चाई पता चले। मैं सोचता हूँ कि इसका एक पर्पस यही है। इससे आगे इंक्वायरी करना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। आप कहाँ से कोई चीज़ें ढूंढ करके विटनेस लेके आएंगे, कोर्ट में खड़े होंगे, तो उसका कोई एक मुझे लगता है औचित्य नहीं है।